केमिस्ट्री का एक होनहार स्टूडेंट जिसने अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने के सपने देखे थे, आखिर वो अंडरवर्ल्ड का इतना खतरनाक आदमी कैसे बन गया। दाऊद इब्राहिम को अगर अपनी जिंदगी में किसी ने डर का मतलब बताया होगा तो वो सही मायने में मान्या सुर्वे ही रहा होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए जानते हैं अंडरवर्ल्ड के सबसे पढ़े लिखे डॉन की पूरी जीवनी। मान्या सुर्वे का जन्म हुआ 8 अगस्त 1944 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इसका पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। साल 1992 में उनके माता पिता 8 साल के मनोहर सुर्वे को लेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से मुंबई आ गए। ये लोग मुंबई के लोअर परेल की एक चाल में रहने लगे। इनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। आपको बता दें कि मान्या सुर्वे की मां ने दूसरी शादी की थी। मान्या सुर्वे का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था भार्गव सुर्वे, और वो आगे चलकर भार्गव दादा के नाम से फेमस हुआ। मान्या का पिता उसका सौतेला बाप था, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति जबरदस्त लगाव था। बदलते वक्त के साथ मान्या सुर्वे अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने लगा और वो एक होनहार स्टूडेंट के तौर पर पहचाना जाने लगा। साल 1966-67 आते आते दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। एक तरफ जहां मान्या सुर्वे की पहचान एक पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति के तौर पर होती है, वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई भार्गव एरिया में भार्गव दादा के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि वो दादागिरी के बल पर पैसे कमाना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो शराब का अवैध धंधा भी करता है। आगे चलकर भार्गव दादा ने व्यापारियों से हफ्ता वसूली का काम भी शुरू कर दिया। अक्सर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ड्रेस में रहा करता था, यही उसकी पहचान भी बन गई। आगे चलकर ये परिवार परेल से दादर पहुंच गया और वहीं जाकर अगर बाजार में रहने लगा। दूसरी तरफ मान्या सुर्वे दादर के कीर्ति कॉलेज में दाखिला ले चुका था। आगे चलकर उसने केमिस्ट्री से बीएससी की। उस समय उसके 78% मार्क्स आए। मान्या ने कॉलेज में कभी भी अपने किसी दोस्त के साथ मारपीट नहीं की। वो हमेशा हर तरह के क्राइम से दूर रहता था। इस समय घर का पूरा खर्चा भार्गव ज्यादा ही उठाया करता था। भले ही वो उल्टे सीधे काम किया करता था, परंतु वो चाहता था कि मान्या पढ़ लिख कर अच्छा काम करे और इस अपराध की लाइन से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर मान्या की जिंदगी में पुलिस विलेन बनकर सामने आई। दर्शन भार्गव दादा जब भी कोई अपराध करता तो उसके बाद वो क्षेत्र से कुछ समय के लिए गायब हो जाता। पुलिस पूछताछ के लिए जब भार्गव दादा के घर जाती तो वहां से मान्या सुर्वे को उठा लेती। वो उससे पूछताछ करती, उसके साथ मारपीट भी करती। इस मामले में उस समय के दादर के पुलिस इंस्पेक्टर दाभोलकर उसके साथ काफी सख्ती से पेश आते थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मान्या सुर्वे को ये सब झेलना पड़ा, पर फिर भी उसने कभी कोई गलत काम नहीं उठाया। इसके बाद साल 1969 में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। इसी दौरान भार्गव दादा ने प्रभादेवी इलाके में एक व्यापारी से 50,000 की डिमांड की, और जब व्यापारी ने पैसे नहीं दिए तो उसने हॉकी और डंडों से व्यापारी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने भार्गव दादा के साथ साथ मान्या सुर्वे को भी आरोपी बना दिया। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि भार्गव दादा जब व्यापारी को पीट रहा था तो मान्या सुर्वे भी वहां मौजूद था। मामला मुंबई सेशन कोर्ट के जस्टिस गुप्ते की अदालत में गया और भार्गव दादा के साथ साथ मान्या सुर्वे को भी इस मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कहते हैं कि इसके बाद मान्या सुर्वे का पूरा करियर ही चौपट हो गया। गुस्से में उसने भरी अदालत में ही दाभोलकर को जान से मारने की धमकी भी दी। इन लोगों को पुणे की यरवड़ा जेल ले जाया गया, जहां उन्होंने साल 1969 से 1977 तक का समय काटा। इस दौरान मान्या की दोस्ती शेख मुनीर से हुई, जो उस समय का एक डेंजरस क्रिमिनल था। शेख मुनीर की सजा पहले पूरी हो गई और मान्या की अभी 1.5 साल की सजा बाकी थी। इस बीच मान्या ने जेल से भागने का प्लान बनाया और जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। लगातार भूख हड़ताल करने से मान्या का 20 किलो वजन कम हो गया। फिर जेल स्टाफ ने उसे पुणे के ससून हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहां पर उससे मिलने के लिए शेख मुनीर और बाजी पाटिल आते हैं। सिक्योरिटी में मौजूद पुलिस वाले को घायल करके मान्या को भगाकर ले जाते हैं। ये लोग मुंबई आते हैं और यहां पर मान्या अपना गैंग बनाता है। अपने गैंग में उसने अपने एक पुराने दोस्त अरुण को लिया, जो मान्या की गाड़ी भी चलाया करता था। जेल में मान्या की मुलाकात मधु भाई नाम की एक क्रिमिनल से हुई। इसके सोर्स से उसने अपने लिए एक पिस्टल ली और अपनी गैंग बनाकर क्राइम करने लगा। पहली बार इन लोगों ने रिवॉल्वर की दम पर एक छीना झपटी का केस किया, जिसमें इनको 5700 रुपए मिले।
इसी दौरान मान्या सुर्वे ने उस इंस्पेक्टर दाभोलकर को डराना धमकाना भी शुरू किया, जिसकी वजह से मान्या की लाइफ बर्बाद हुई। दाभोलकर मान्या से इस कदर डरा हुआ था कि उसने अपना हुलिया ही बदल दिया। यहां तक कि उसने मुंबई छोड़ दिया और वो अपनी बेटी के पास दिल्ली जाकर रहने लगा। आगे चलकर मान्या को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया। मान्या को फिर से पुणे की येरवडा जेल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी गैंगस्टर पोट्या से लड़ाई होने लगी, जिसके चलते पुलिस ने मान्या को रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। यहां पर मान्या ने एक बार फिर पुराना खेल शुरू किया। उसने जेल स्टाफ से अच्छे खाने की डिमांड की और भूख हड़ताल कर दी। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर मान्या सुर्वे को हॉस्पिटलाइज किया। फिर मान्या ने दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को चकमा दिया और नवंबर 1979 को वहां से भाग गया। मान्या एक बार फिर मुंबई आया और उसने अपनी गैंग को दोबारा ज्वाइन किया। अपनी गैंग को लीड करते हुए उसने सबसे पहले शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मौत के घाट उतारा। मान्या सुर्वे जो भी क्राइम करता था उसकी प्लानिंग काफी शातिर तरीके से बनाया करता था। वो जेम्स हेडली चेज की नॉवेल पढ़ता था और उसी तरीके से क्राइम को अंजाम देता था। अब उसने अपने लुक पर भी काफी काम किया। उसकी बॉडी फिजिक्स अट्रैक्टिव थी। मान्या सुर्वे ने कम समय में स्ट्रेटेजी बनाकर काफी तेजी से अपराध करना शुरू किया। बेसिकली वो बैंक के पैसे लूट लिया करता था। बैंक की गाड़ी के पैसे लूटने के साथ साथ कोई व्यक्ति अगर बैंक में लंबी रकम जमा करने या फिर निकालने के लिए जाता था तो वो उससे पैसे लूट लेता था। बड़ी जल्दी ही उसने मुंबई पर अपना आतंक जमा लिया। यहां तक कि उस समय अंडरवर्ल्ड में एक्टिव दाऊद इब्राहिम गैंग भी मान्या सुर्वे से डरने लगी। उस समय दाऊद इब्राहिम गैंग को दाऊद का बड़ा भाई साबिर कासकर लीड कर रहा था। इधर दाऊद गैंग और पठान गैंग की आपस में लड़ाई भी चल रही थी। जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड में मान्या सुर्वे का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उसके घर में उसे लेकर टेंशन भी बढ़ रही थी। माँ बाप ने मान्या को सुधारने के लिए उसकी शादी कर दी। आगे चलकर उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन मान्या अपराध के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका था कि अब उसे वापस लौटना बड़ा मुश्किल लग रहा था। बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए अब मान्या को पैसों की जरूरत थी। गैंग को चलाने और गैंग का खर्चा मेंटेन करने के लिए भी उसे पैसों की जरूरत थी। उसने अपने एक दोस्त से पैसों की डिमांड की तो दोस्त ने मना कर दिया। इसके बाद साल 1979 में ही मान्या सुर्वे ने एक शाम 6 बजे महिमा के एक जिम में एंट्री ली। उसकी एंट्री देखकर देखने वाले देखते ही रह गए। लोग समझ रहे थे कि ये यहां पर एक्सरसाइज करेगा, लेकिन वो एक कोने में मौजूद अपने इस दोस्त के पास गया और उसकी जांघों में 2 में गोली मार दी और चुपचाप वहां से निकल गया। मान्या सुर्वे अकेले ही इतना खतरनाक था कि वो अपने साथ हमेशा हैंड ग्रेनेड से भरा हुआ एक बैग, पिस्टल, चाकू के साथ साथ तेजाब की बोतल भी रखता था। उसने अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले दोस्त मस्ताकर से पैसों की डिमांड की। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो ये अपने गैंग के साथ उसके घर में घुस गया और उसकी बेटी को नाइफ पॉइंट पर लेकर उसके ही सामने मस्ताकर की पिटाई करने लगा। जाते जाते उसके ऊपर तेजाब फेंक कर भी चला गया। 1980 के आसपास मान्या ने चलती हुई कैश वैन से पैसा लूटा। मुंबई का दादर, डोंबिवली जैसा इलाका अब मान्या सुर्वे की अपराध का गढ़ बन गया। इस इलाके में दाऊद गैंग की भी एंट्री नहीं मरती थी। दाऊद गैंग ज्यादातर नागपाड़ा, डोंबिवली की एरिया में ही सक्रिय रहती थी। प्रभादेवी सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास का एक चाल का एरिया था, जिस पर एक पॉलिटिशियन बिल्डिंग बनाना चाहता था और बदले में वहां रहने वालों को मुआवजा देकर निकाल देना चाहता था। ये बात जब मान्या सुर्वे को पता चली तो मान्या ने उस पॉलिटिशियन को साफ साफ कह दिया कि इन लोगों को 5 करोड़ रुपए दो, वरना इसके बिना वहां से कोई नहीं जाएगा। मान्या के इस क्रिया का असर हुआ और पॉलिटिशियन ने भी अपने कदम पीछे खींचे। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच आए दिन गैंग वॉर होती थी। हाजी मस्तान ने इन दोनों गैंग को आमने सामने बिठाकर समझौता की कोशिश की और इस दौरान दोनों पक्ष की तरफ से कुरान पर हाथ रखकर आगे लड़ाई झगड़ा ना करने की कसमें भी खाई गई, लेकिन ये कसम बड़ी जल्दी टूट गई। 12 फरवरी 1981 को रात के 1 बजे दाऊद गैंग का लीडर साबिर कासकर अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा को लेकर मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि एक सजी धजी एम्बेसडर उसका पीछा कर रही है। लगभग 1 बजे वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी कार से नीचे उतरा।
उसी समय एम्बेसडर कार भी वहां पहुंची और मान्या सुर्वे, पीर ज्यादा और आलम जेब उतरे और साबिर कास्कर पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। साबिर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने दाऊद इब्राहिम को और भी डेंजर बना दिया। अब वो अपने भाई के कातिलों के पीछे पड़ गया। 11 जनवरी 1982 को मान्या सुर्वे एक लड़की को लेकर खंडाला जाने की तैयारी में था। वो वडाला के अंबेडकर कॉलेज के बाहर, इस समय पुलिस भी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मान्या सुर्वे अपनी कार लेकर पहुंचा, उस पर पुलिस ने फायरिंग शुरू की और इस फायरिंग में मान्या सुर्वे मारा गया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस को इस शातिर अपराधी की इतनी सटीक लोकेशन और टाइमिंग के बारे में जानकारी कहां से मिली। इसे लेकर 3 बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि दाऊद इब्राहिम गैंग की तरफ से पुलिस को इनपुट मिला। दूसरी बात यह कि मान्या सुर्वे जिस एरिया में ऑपरेट करता था वो कभी वर्धा राजन मुरलियार का एरिया था। कहते हैं कि एक बार इन दोनों की बहस भी हो गई थी। इसके बाद वर्धा राजन ने मान्या का भरोसा जीतने के लिए उसको अपनी एम्बेसडर कार दे दी, जिससे वो लड़की को घुमाने के लिए ले जाने वाला था और फिर सटीक लोकेशन की जानकारी पुलिस को दे दी। तीसरा सोर्स पुलिस का अपना था, जिसके बारे में पुलिस ने भी लिखा। तो ये थी दोस्तों मान्या सुर्वे के एनकाउंटर